पेपर है। इसमें आपके पास पहले था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कंप्यूटर की। कैन यू टेल मी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सारे यूनिट्स कराएंगे बेटा, वन शॉट्स कल करेंगे हर्षित, ठीक है। फटाफट से बता दो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फास्ट होता है ना। सो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्पीड, इट इज वेरी फास्ट, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं एंड ह्यूमन कैलकुलेशन स्पीड से तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती हैं। एक्यूरेट होता है, अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है और आप इनपुट सही दे रहे हो तो रिजल्ट 100% सही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कैलकुलेशन गलत हो जाए। सो इट विल ऑब्वियसली बी द करेक्ट रिजल्ट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। डिलिजेंस मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल फुल होती है, कभी टायर्ड नहीं होता, कभी थकता नहीं है, ठीक है। कभी भी ये नहीं होता कि इतने घंटे काम कर लिया अब और नहीं करेगा, नथिंग लाइक दैट। देन यू हैव वर्सेटिलिटी, अ सिंगल कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। वही कंप्यूटर कैलकुलेशंस भी कर सकता है, वही कंप्यूटर कंपैरिजंस भी कर सकता है, वही कंप्यूटर गेमिंग के लिए भी यूज हो सकता है, ऑडियो वीडियो के लिए भी यूज हो सकता है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो इसके बाद इसके अंदर आ जाता है परमानेंट मेमोरी। इसमें जो चीज एक बार स्टोर हो गई वो परमानेंट रहती है और आप उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। सो दीज आर द मेजर फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं पूछा, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इट हैज नो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास इंटेलिजेंस जो है इसमें नहीं होती है। सो नो थिंकिंग कैपेसिटी और नो इंटेलिजेंस, दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। सो ये तो हो गए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आपके पास है एक्सप्लेन द 5 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। सो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम, बताओ क्या होते हैं 5 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन बताएगा? तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसका पूरा चार्ट बनाना है, वो जो हमारा डायग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और उसके बाद उसका आउटपुट देना, दैट इज द मेजर फंक्शन ना। तो उसका मेन फंक्शन ही वही है। तो जब भी आपसे ओवरऑल वर्किंग या ओवरऑल फंक्शन पूछ लिया जाए तो आप उस जगह पर उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, वो बनाकर दिखाओगे। सो यू हैव टू मेक दिस कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट यूनिट होती है, फिर इनपुट यूनिट से आपका डेटा जाता है किसके पास, सीपीयू के पास। सीपीयू के अंदर फिर पार्ट होते हैं, वी हैव एएलयू, वी हैव मेमोरी यूनिट एंड वी आल्सो हैव सीयू कंट्रोल यूनिट। और फिर ये डील करता है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ और फिर आउटपुट आता है आउटपुट यूनिट पे। इन्हीं चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज फ्रॉम यूनिट 1। फिर पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये यूनिट 2 से है सॉफ्टवेयर्स का। सो आपको बताना है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स आर केप्ट एट अ टाइम इन द रैम। एक टाइम पर एक से ज्यादा जॉब्स अंडर एग्जीक्यूशन जो होती हैं उनको रैम में रखा जाता है ताकि वो लगे यूजर को कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, बट एक्चुअली में सीपीयू इज जंपिंग बिटवीन देम। तो सीपीयू एक को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब उसको इनपुट आउटपुट चाहिए होता है सीपीयू मूव्स ऑन टू दैट जॉब, ठीक है। उस कंसेप्ट को कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, जब प्रोसेसर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, उस चीज को कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम one job to another by CPU. That is called context switch, ठीक है। सो वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इट यूजेस मल्टीपल टास्क्स फॉर द टास्क एलोकेशन। इसमें आपके पास सीपीयू के पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं
जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट निकालने का काम इसका है, कंपैरिजन का काम इसका है, एडिशन का काम इसका है। तो आपका प्रोग्राम ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो इनको असाइन कर दिया जाता है। तो इसमें आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग और टाइम शेयरिंग सब इकट्ठा यूज होता है। सो मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन मल्टीपल टास्क्स। द प्रोसेसर इज टिपिकली यूज्ड इन टाइम शेयरिंग मोड। इस केस में टाइम शेयरिंग मोड क्या होता है कि जैसे एक जॉब को 2 सेकंड के लिए आपने एक यूनिट असाइन कर दी, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरी जॉब को वो यूनिट असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से दोनों का पर्पस एक ही है कि मल्टीपल जॉब्स हैव टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। हमें लगे, यूजर को लगे कि मल्टीपल जॉब्स एक साथ काम कर रही हैं, और उसके लिए यहाँ पर आपके पास रैम में मल्टीपल जॉब्स एक साथ रखी जाती हैं। वेराज इसमें क्या होता है कि आपके पास जो जॉब है उसके स्मॉल पार्ट्स कर दिए जाते हैं और वो सारे टास्क अलग अलग टास्क यूनिट के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर जो डिफरेंस है वो मैं आपको टेबल फॉर्म में ग्रुप पे भेज दूंगी, तो आप वहां से भी लर्न कर सकते हो। ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आई विल सेंड। डी पार्ट है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। सो लैन, मैन और वैन में क्या डिफरेंस है, फटाफट से इनकी फुल फॉर्म्स लिख दो। लैन, मैन, वैन में क्या डिफरेंस है? इट्स लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, so local area network is when you connect computers within a given range like up to 1 kilometer, so that is said to be a LAN. MAN is 1 to 10 kilometers, generally covering area of a city, that is MAN. So it's generally 1 to 10 kilometers and it is beyond 10 kilometers, beyond ही कर दो। ठीक है, so ये usually wired होता है, मतलब केबल के थ्रू होता है। ये केबल के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वैन नॉर्मली वायरलेस होता है। इसमें स्पीड फास्ट होती है क्योंकि वायर्स के थ्रू है, तो थोड़ा फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड इज फास्ट, जबकि मैन और वैन में थोड़ी सी इन कंपैरिजन कम होती है। ठीक है, लैन एस्टैब्लिश करना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, मैन और वैन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, लैन को मेंटेन करना इजी है, बाकी नेटवर्क्स बड़े हैं तो मेंटेन करना भी मुश्किल है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक कॉलेज के अंदर जो बनेगा वो लैन होगा, एक ही सिटी के अंदर कॉलेज की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो वो मैन हो जाएगा, और अगर आप कनेक्ट कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बाइट, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम बिट। तो ये तो बहुत ही इजी है, अब ये 5 मार्क्स का बनता नहीं है, आपको जबरदस्ती खींचना पड़ेगा इसमें। तो बाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। फिर आप बता सकते हो कि एक बाइट यूज होती है टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर व्हाइल इनपुट एंड आउटपुट। इट इज यूज्ड टू स्टोर द ASCII कैरेक्टर्स एज वेल। ASCII की फुल फॉर्म बता दोगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिट जो है वो सिर्फ 0 या फिर 1 होती है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ठीक है, तो फिर आप बता सकते हो कुछ भी कि हर कैरेक्टर जो भी है मेमोरी में स्टोर होता है इन दी बाइनरी फॉर्मेट एंड ऑल। सो जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स अप टू द एक्सटेंट। वैसे चॉइस थी, इसमें आप छोड़ सकते हो क्योंकि उतना लेंदी नहीं बन रहा कि हम इसको 5 मार्क्स का लिख सके, बट जो भी पता है उसके बारे में वो आप लिख सकते हो। इसमें हमारी मेमोरी का साइज जो है वो बाइट्स में मेजर होता है, जो आपका डेटा ट्रांसफर रेट है इंटरनेट पे वो बिट्स में मेजर होता है, वो भी बता सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंसेस। एक और क्वेश्चन है इसमें, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ फुल फॉर्म बतानी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा गया, सिर्फ क्वेश्चन यही है कि इनकी फुल फॉर्म बताओ। क्या है? GUI, CUI, बेसिक, Fortran, MICR. So GUI stands for ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आपका विंडोज हो गया। ठीक है, तो जहां पर हर चीज ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, तो जिस पे क्लिक कर सकते हो काम हो सकता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। और अगर आपके पास वही चीज कैरेक्टर्स की फॉर्म में है, जैसे कि डॉस और यूनिक्स हो गए, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया। बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये बहुत पहले लैंग्वेज बनी थी। ठीक है, इसी के बाद क्यू बेसिक आई, क्यू बेसिक के बाद विजुअल बेसिक आई। सो बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। Fortran was used only for calculations और इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। MICR is your input device, which full form of which is magnetic ink character recognition.
सो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कई लोग रीडर भी बोलते हैं, पर एक्चुअल वर्ड जो है वो रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, सो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आता है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में पूछा गया है व्हाट इज जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, एक्सप्लेन वेरियस कंप्यूटर जनरेशंस अलोंग विद की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ ईच जनरेशन। ठीक है, सो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो जैसे आज तो आपको सी का पेपर बहुत डायरेक्ट ही आ गया, इतना डायरेक्ट आ जाए तो फिर बात ही क्या है ना। सो 5 जनरेशंस हमारे पास होती हैं, उनकी डेट्स याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं भी याद होंगी तो भी चल जाता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनको याद रखो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ी आगे पीछे डेट्स हो सकती हैं, नोट्स में अलग अलग हो सकती हैं, बट दैट डजंट मैटर, रफली जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले थे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बेसिकली इट वाज इन 1950s समवेयर। ठीक है, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपकी क्या यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। सो वैक्यूम ट्यूब्स वर वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी होती थी, बहुत हीट जनरेट करती थी, इसलिए हमारे कंप्यूटर भी बहुत हीट जनरेट करते थे। एंड वी रिक्वायर्ड फुली एसी रूम्स टू कीप द कंप्यूटर्स, और उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हमारे पास प्रॉपर नहीं थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बताना है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, एसी यूज करना पड़ता था, वेरी हैवी हीट जनरेट होती थी। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रॉपर नहीं थे, कार्ड रीडर्स वगैरह यूज होते थे। फिर आए आपके पास सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज नहीं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए जिन्होंने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब्स को, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो गई, साइज छोटा हो गया, मैनेज होने शुरू हो गए इजीली। थर्ड जनरेशन के अंदर सिलिकॉन चिप्स आ गई। ठीक है, सो सिलिकॉन चिप्स वर इंट्रोड्यूस, आपके पास प्रोसेसर आ गया, यहाँ पर सिलिकॉन चिप के ऊपर आपका पूरा सर्किट बन गया, तो साइज और बहुत छोटा हो गया। फिर इसमें हमारे पास कंप्यूटर आए थे जो वो काफी फास्ट थे, जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज होने शुरू हो गई। फोर्थ जनरेशन है जो आप नॉर्मली यूज करते हो, आपके लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, इसमें क्या यूज होते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सो VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है यूज। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब वो आपकी चिप, इसमें आईसीज यूज होने शुरू हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आजकल तो आपके लैपटॉप की एड्स भी आती है कि AI वाला लैपटॉप ले लो, है ना। तो AI वाला लैपटॉप मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हो गया आपका। सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। सो आज की डेट में आपके पास वो भी आ गया, अब आपके पास गूगल जेमिनाई है फोन में ही, है ना। आप कुछ भी, चैट GPT है, सो हमारे पास हर चीज में आजकल AI काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि नाउ डेज वी आर यूजिंग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, और दोज कंप्यूटर्स आर फिफ्थ जनरेशन। फिर आपके पास इसमें सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है, 1 मार्क ईच। आपको बताना है डेटा क्या होता है। ठीक है, सो डेटा इज एनी रॉ फैक्ट और फिगर। सो हम कहीं से भी कुछ भी डेटा कलेक्ट करते हैं जो किसी के बारे में भी हो सकता है, जब तक वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में ना रखा जाए, दैट इज कॉल्ड डेटा। देन you have information. Information is the processed form of data. Once you process the data, when it is meaningful, it becomes information. आप एग्जाम्पल देके दोनों बता सकते हो। देन 1 मार्क में ही आपको बताना है RAM and ROM. So RAM is random access memory, which is volatile memory, ठीक है, which is required to hold everything what has to be executed by the processor. And ROM होती है आपकी read only memory. अब मुझे लिख के बताओ ROM क्या स्टोर करती है? CPU हो गया central processing unit, which is responsible for all the arithmetic calculations and logical operations. And auxiliary memory का मतलब होता है secondary storage memory like hard disk, CD, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब ऑक्सिलरी में आता है। आपने मुझे बताना है रोम में क्या स्टोर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोम? रोम क्या स्टोर करती है? व्हाट डज रोम स्टोर? इस क्वेश्चन की चॉइस में आपके पास है डिफाइन मेमोरी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको मेमोरी बताना है क्या होता है, फिर आपको मेमोरी डिफरेंट टाइप की बतानी है, तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम एंड रोम आ जाएगा, फिर आप उसी चीज को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे। रोम स्टोर्स द बूटिंग इंफॉर्मेशन, वेरी गुड हर्षित, इट इज नॉन वॉलेटाइल। और ये क्या स्टोर करता है? बूटस्ट्रैप लोडर। सो बूटस्ट्रैप लोडर मींस हाउ योर कंप्यूटर हैज टू स्टार्ट अप। सो बूटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी वो रोम में स्टोर होती है। ठीक है,
अब चॉइस में एक तो हो गया मेमोरी, फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी, ईपी रॉम एंड ईईपी रॉम। तो ये रैम के टाइप होते हैं, रैम कैन बी स्टैटिक एंड डायनामिक। सो स्टैटिक रैम में क्या होता है कि एक बार करंट सप्लाई होता है और वो आपकी रैम में मैग्नेटिक उस फॉर्म में स्टोर होता है, बट वी हैव टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट सप्लाई, क्योंकि जब तक पावर सप्लाई होती है वो डेटा को स्टोर करके रखता है। द मोमेंट द पावर सप्लाई इज गॉन, व्हाटएवर इज देयर इन रैम इट इज गॉन। डायनामिक में क्या होता है, वी यूज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में पावर सप्लाई होती है, दे आर कैपेबल ऑफ कीपिंग द पावर विद देम फॉर सम टाइम। तो उतनी देर तक वो डेटा मेंटेन करके रखता है, फिर पावर को हमें दोबारा से सेंड करना पड़ता है ताकि वो उसको मेंटेन करके रख सके। सो पावर कंजप्शन कम होती है डायनामिक में, स्टैटिक ज्यादा एक्सपेंसिव है, डायनामिक उससे कम एक्सपेंसिव होता है। तो दैट्स व्हाई नाउअडेज वी यूज डी रैम। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, रोम में यहाँ पे दिया हुआ है कि ईपी रोम और ईईपी रोम को एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली हमारे पास एक होती है रोम, फिर होती है पी रोम। रोम क्या है, रीड ओनलेबल मेमोरी। फिर आई पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि भाई आप उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, इट कुड बी कोडेड वंस। देन आपके पास आया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब कि वो जो रोम है वो इरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो यूज होती थी वो यूवी रेज यूज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इट कैन बी रेज एंड रीप्रोग्राम, बट इट यूजेस यूवी रेज फॉर दैट। ठीक है, तो वो डेंजरस होती हैं, वो यूज नहीं करनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। दैट्स व्हाई वी गॉट द न्यू वन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी आपके सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की हेल्प से ही इरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम हो सकती है। So that was questions from unit 1. Then unit 2 में से आपके पास एक क्वेश्चन है, define operating system. Explain the role of an operating system with respect to the following functions. तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, दैट इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बारे में बताओगे, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट स्टफ। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में उसका क्या रोल है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द जॉब्स अंडर एग्जीक्यूशन। सो जो जॉब्स कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है वो बताना है। ये सारा लर्न करने वाली चीज है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट कीप्स ट्रैक ऑफ द थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग कि प्रोसेसर के पास कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होने जाएगी, फिर अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है तो कैसे हम एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करेंगे। सो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेमोरी मैनेजमेंट कि आपकी रैम में कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होगा, बीच में खाली चंक्स तो नहीं है मेमोरी के, उसको कैसे ठीक करना है, मेमोरी वेस्टेज तो नहीं हो रही। सो दैट इज ऑल टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, ये हर जो डिवाइस होता है ये जॉब्स को असाइन होता है, प्रोसेसेस को असाइन होता है। तो कौन सा किस प्रोसेस को असाइन है वो देखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सिक्योरिटी, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो हम डालते हैं वो मैच करना, जो भी हम कमांड देते हैं एज अ यूजर उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट दिखाना। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे, ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल एक्सप्लेन करना है फॉर ऑल दीज 5 एरियाज, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन एरियाज में क्या क्या करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का पूरा आएगा, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। चॉइस थी कि या तो ये कर लो या फिर आप इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दो कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, सो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग क्या होती है। ये देखो सारे ना एक जैसे लगते हैं सुनने में, पर सबका मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और अपने वर्ड्स को क्लियरली एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सो मल्टी प्रोग्रामिंग तो अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू हैव मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम इन द रैम, देन सीपीयू एग्जीक्यूट्स द जॉब एंड व्हेन अ जॉब नीड्स इनपुट और आउटपुट, तो जैसे ही वो प्रोसेसर को छोड़ता है, प्रोसेसर खाली नहीं रहता, प्रोसेसर पिक्स अप अनदर जॉब। तो यूजर को लगता है कि वो सारी जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग में आपके जॉब को ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग यूनिट होती है। सीपीयू असाइन ही इस तरह से करता है कि वो उस टास्क को वहां पर एग्जीक्यूट करे। मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास प्रोसेसर ही एक से ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ एक सीपीयू नहीं होता जो आजकल हमारे पास होता है डुअल कोर, क्वाड कोर। डुअल कोर का मतलब है 2 प्रोसेसर है, क्वाड कोर का मतलब 4 प्रोसेसर है। सो वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स जहां पर वो काम कर रहा है। ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग तो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का छोटा वर्जन है कि एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शंस हैं वो एक टाइम पे एक से ज्यादा एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
ठीक है, सो ये 2 मार्क्स का आपको इनको एक्सप्लेन करना था। इसका फिर बी पार्ट भी है क्योंकि ये पूरा नहीं बना, और उसमें आपसे पूछा है कि डिफरेंस बताओ इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या होता है। ठीक है, लिंकर एंड लोडर में क्या होता है, असेंबलर एंड लोडर में क्या होता है। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर तो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इंटरप्रेटर कंपाइल्स योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज line by line. Compiler does it as a whole. Interpreter requires less amount of space, compiler requires more amount. Interpreter is slow, compiler is fast. असेंबलर एंड लोडर, असेंबलर तो देखो काम ही अलग है। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सो दैट्स अ ट्रांसलेटर, है ना। जबकि लोडर आपका ट्रांसलेटर नहीं है। लोडर इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम होता है कि वो प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क से लोड करके रैम में लेकर आए। ठीक है, तो उसका काम है कि वो हार्ड डिस्क से उसको लोड करके लेकर आए। सो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाता है, लेकर आता है मेमोरी में, उसका एड्रेस वगैरह सब सेट करता है कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इट स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन। ऐसे ही आपसे लिंकर और लोडर में डिफरेंस पूछा है, तो लिंकर का काम क्या होता है। लिंकर का काम होता है कि जो भी फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनको लिंक करना अपने फंक्शन डेफिनेशंस के साथ, और लोडर का काम होता है उनको उठाकर रैम में लेकर आना। ठीक है, सो ये आपका सारा जो था ये यूनिट 2 का क्वेश्चन था। फिर आया यूनिट 3। अब यूनिट 3 है आपका बाइनरी अरिथमेटिक। ठीक है, सो कल हम एक काम करेंगे, पहले कल यूनिट 3 का वन शॉट कर लेंगे। आपको यूनिट 3 में ज्यादा डाउट्स है, सो विल डू यूनिट 3 का वन शॉट। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कन्वर्ट 23 फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8। सो मतलब ये है कि 23 10 मुझे गिवन है और ये पूछा गया है, तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए देंगे, ठीक है, डेसिमल टू एनी अदर बेस यू हैव टू कन्वर्ट, सो यू हैव टू डिवाइड बाय दैट बेस। डेसिमल टू बाइनरी करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल टू ऑक्टल करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करोगे तो 16 से डिवाइड करोगे। अगर किसी बेस से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। सो 23 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 7, दैट्स इट। फर्दर तो डिवीजन ही नहीं होती। अब डिवीजन नहीं होती तो हम रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया 27, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। फिर इसी का बी पार्ट है, उसमें ये नंबर दिया है 1010110111। नाउ फ्रॉम बेस 2 टू बेस 8, तो ये हमें बेस 2 दिया हुआ है और हमें बेस 8 बताना है। तो देखो कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास तो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। तो जब आपको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, वी हैव टू मेक द ग्रुप्स, वी हैव टू मेक द ग्रुप्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड से आपको ग्रुप बनाने हैं 3 के। वाई 3 के, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 3 8 होता है। सो ये 3 का एक ग्रुप बना, ये 3 का एक बना, और ये 3 का एक बना। ठीक है, अगर इधर कम होते तो हम जीरोस ऐड कर देते इस तरफ, बट ग्रुप्स हमेशा राइट टू लेफ्ट बनेंगे। सो 101, इसकी वैल्यू कितनी है 5, 011 इज 3, 011 इज 3। ये तो वैसे आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, पर अगर ये याद नहीं भी हुआ है तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है 421, 421 क्या है, ये 2 की पावर्स है। 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4. So these are the place values. तो जहां जहां पे 1 है उसको ऐड कर दो। 1 plus 1 कितना बन गया 5। इसमें 1 का है 2 और 1 पे तो 3 इसमें भी। ठीक है, ये भी नहीं याद होता तो सिंपल सा काम है, देखो 8 है तो 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। सो यहां से चार्ट में से देखो और लिख लो। ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हो, बट दिस इज वेरी इजी थिंग टू डू, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं अगर आपको आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। इसमें अगला क्वेश्चन है 234 ऑक्टल है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो वी हैव 234 ऑक्टल
कन्वर्ट इट टू डेसिमल। मैंने अभी बोला किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0 1 2 दीज आर द प्लेस वैल्यूज। सो ये हो जाएगा 2 into 8 raised to the power 2 plus 3 into 8 raised to the power 1 plus 4 into 8 raised to the power 0. So 2 into 64 plus 3 into 8 plus 4 into 1. So 128 plus 24 plus 4. So ये कितना हो गया? 128 plus 28 6 156. That's your answer. ठीक है, अब एक आप कन्वर्ट करके दिखाओ। आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में E16 है, इसका बेस भी 16 है, कन्वर्ट इट टू डेसिमल। ये कैसे करोगे? कन्वर्ट दिस टू डेसिमल। और ये वाले पेपर में 2023 में इस क्वेश्चन में यूनिट 3 वाले में चॉइस भी नहीं दी है। दे हैव गिवन फिक्स सेट ऑफ कन्वर्जंस, वही करनी है, चॉइस भी नहीं है। पर वो तो चलो डिपेंड करता है, चॉइस आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, बट इस पेपर में नहीं है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू डेसिमल E16। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि 12 और 18 को ऐड करके दिखाना है यूजिंग बाइनरी एडिशन। सो यू हैव टू डू इट यूजिंग बाइनरी एडिशन। सो 8 बिट्स का आप डेटा ले सकते हो, ठीक है, इफ यू नॉट श्योर, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम उतनी बिट्स का लेंगे, पर अगर मेंशन नहीं है तो आप 8 बिट्स का ले सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? सो ये आपका बन गया 1 1 0 0, दैट इज योर 12। ठीक है, सो 12 की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है? 1 1 0 0। और 18 की क्या बनेगी? Then we divide it. So 1 0 0 1 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो 0 0 1 1 1 1। सो बाय चांस हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया है क्या इसमें? नहीं, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सो ये है 0 1 2 1 2 4 8 16। सो 16 plus 4 20 30 बनता है, 30 बनता है। 12 plus 18 is also 30। तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको करने के लिए कहा था E16 वाला, आई होप वो हो गया होगा अब तक। तो इसका क्या होगा? E मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0। सो ये E होता है 14 14 इंटू 256 प्लस 16 प्लस 6, ये जो भी आएगा वो आपका इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, 16 into decimal will be converted or multiplied with, हाँ जी, ठीक है। यूनिट 4 आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स है, तो उसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो बताना है आपको, फिर उसके अंदर आपको लोकल एरिया वो सब बताना है। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया अगर आपको व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप फिर सब कुछ ही बताओगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क अपने आप से बता दोगे, अलग से नहीं भी पूछा तो भी। ट्रांसमिशन मीडिया बता सकते हो, है ना। तो जो जो याद आए, एटलीस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क तो पक्का बताना है, बाकी आपको जो याद आए, टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, वो आप लिख सकते हो जितने पेज आपके पास बचे हो। फिर है चॉइस में है डिस्कस वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज अलोंग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें आपको सारे टोपोलॉजीज बतानी है, बस, रिंग, स्टार, और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैंने जो नोट्स दिए थे उसमें
लिखी हुई है स्पेसिफिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। Then there is a question, discuss various data transmission media, वही guided unguided, guided के अंदर सारी wires, optical fiber, twisted pair, coaxial cable, wireless के अंदर आपको अपना infrared, microwave, radio wave, satellite explain करना है, ठीक है। And then you have a very small question for digital and analog transmission, और उसमें आप modem को भी explain करोगे, ठीक है। So that is your question paper for 2023. Fine. So which was easy. FIT वैसे भी आपका पूरे BCA का सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सिलेबस ही सारा वही है जो आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा होता है ना। यही तो आप BCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हो। दिस इज ऑल यू स्टडी इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वही आप यहाँ पे फिर से पढ़ रहे होते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स द इजीएस्ट वन। बस फर्क ये होता है कि एंट्रेंस में हम MCQ करते हैं और यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है? Gaurika has attended the class for the first time. Gaurika Gupta, first time आए हो आप क्लास में, लाइव क्लास में मतलब। I hope you are watching the recordings. So कल हम इवनिंग में क्लास रखेंगे and we will be doing one shot of unit 3 first, ठीक है, और 2024 का पेपर डिस्कस कर लेंगे। बाकी 3 यूनिट्स तो मुझे लगता है कि आप लोग थ्योरी है पढ़ लोगे ना, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो बाकी की 3 यूनिट्स जो हैं वो आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके नोट्स मैं आज ही आपको भेज दूंगी। सो आई एम गोइंग टू सेंड द नोट्स ऑन व्हाट्सएप अगेन फॉर ऑल द यूनिट्स, ठीक है। सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का जो सारा थ्योरी है, सो प्लीज गो थ्रू दैट थ्योरी थॉरोली। एंड कल इवनिंग में वी विल हैव क्लास अराउंड लेट्स से 8 o'clock ओनली, या उससे पहले हुई तो मैं बता दूंगी। और उसमें हम यूनिट 3 का पहले वन शॉट करेंगे ताकि न्यूमेरिकल